मूवी कहानी की शुरुआत होती है जहां पूरा शहर थैंक्सगिविंग फेस्टिवल के लिए तैयार हो रहा होता है। शेरिफ एरिक भी इस जश्न का हिस्सा बनता है जब वो अपने दोस्त मिच के घर डिनर के लिए जाता है। अंदर जाके वो मिच की बीवी एमेंडा से मिलता है और दोनों दोस्ती भरी बात करते हैं। लेकिन अफसोस, जब डिनर शुरू होने वाला होता है मिच अनाउंस करता है कि उसे काम पर बुला लिया गया है। पता चलता है कि वो राइट मार्ट का मैनेजर है जो शहर का सबसे बड़ा सुपरमार्केट है और आज रात को बहुत इंतजार की गई ब्लैक फ्राइडे सेल शुरू होने वाली है। उसके बाद हम एक और अमीर घर में चले जाते हैं जहां दूसरी थैंक्सगिविंग सेलिब्रेशन हो रही है। थॉमस राइट, जो राइट मार्ट स्टोर्स का मालिक है, उसने अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए एक बड़ी दावत रखी है। थॉमस की बेटी जेसिका अपनी जल्द होने वाली सौतेली मॉम कैथलीन से कुछ नाराज लगती है। जेसिका का बॉयफ्रेंड और उम्मीदवार बेसबॉल प्लेयर बॉबी भी इस महफिल में शामिल है। फिर सीन राइट मार्ट स्टोर पर शिफ्ट होता है जहां हजारों लोग जमा हो चुके हैं। वो लोग बेसब्री से ब्लैक फ्राइडे सेल का इंतजार कर रहे हैं जो लगभग 10 मिनट में शुरू होने वाली है। वापस थॉमस के घर लगता है कि थैंक्सगिविंग डिनर खत्म हो गया है। जेसिका और बॉबी के दोस्त अचानक बाहर आ जाते हैं। वो हैं एवन, गैबी, स्कूबा और यूलिया। उन्होंने प्लान बनाया है कि वो एक मूवी देखेंगे। जाने से पहले वो अपने मुखालिफ स्कूल का मजाक उड़ाते हैं और जलील करते हैं। यहाँ ये सामने आता है कि एवन और गैबी का रिलेशनशिप चल रहा है जबकि स्कूबा और यूलिया ने अभी अभी डेट करना शुरू किया है। कुछ देर बाद वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं क्योंकि लोग ब्लैक फ्राइडे सेल के लिए लाइन में लगे हुए हैं। एवन, जो गाड़ी चला रहा होता है, फैसला करता है कि जल्दी से एक रुकना वहीं कर ले ताकि वो अपना पुराना फोन रिप्लेस कर सके। जेसिका, जो एक मालिक की बेटी है, इसलिए बच्चों को पिछले दरवाजे से जल्दी एंट्री मिल जाती है। जब बॉबी वहां नहीं होता तो जेसिका का एक दोस्त रायन उससे मिलता है जो लगता है कि उससे पसंद करता है। वो जेसिका को स्टोर के अंदर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन बॉबी फौरन आके बीच में आ जाता है और उसे ले जाता है जिससे रायन को गुस्सा आता है। इसी दौरान भरे हुए भीड़ में बेसब्री और बढ़ती जा रही है। इस वक्त तक शेरिफ और एमेंडा भी स्टोर में दाखिल हो जाते हैं ताकि उसके शौहर को खाना पहुंचा सके। जब लॉनी, जो स्कूल का स्टूडेंट है, अपने मुखालिफ बच्चों को स्टोर के अंदर देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है। फिर वो लोगों को उकसाता है और अंदर जाने का मुतालबा करता है। अचानक जो बैरियर लोगों को रोक रहा था वो टूट जाता है और हजारों लोग स्टोर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेन गेट बंद होता है, बहुत से लोग शीशा के दीवार के साथ दब जाते हैं। ये भगदड़ का सबब बनता है जो मिच और बाकी गार्ड्स को परेशान कर देता है, लेकिन उनके रिएक्ट करने से पहले ही शीशा टूट जाता है और स्टोर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अब इधर उधर भाग रहे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं ताकि अपने सामान ले सकें। ये देख के ज्यादातर बच्चे डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। लेकिन एवन एक टेबल पर चढ़ के सारी चीज रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि ये एक बेहतरीन मौका है मशहूर होने का। जब ये सब हो रहा होता है, बॉबी एक जख्मी गार्ड की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन कोई गलती से उसका हाथ मसल देता है जो पूरी तरह से टूट जाता है। इसी दौरान एमेंडा भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन जब वो महफूज जगह की तरफ जाने की कोशिश करती है तो एक शॉपिंग कार्ट उसके सर से टकरा जाता है। अफसोस के साथ वो कार्ट उसके सर का एक हिस्सा चीर देता है और वो वहीं पर दम तोड़ देती है। जब मिच उसकी बेजान लाश जमीन पर देखता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कई लोगों की मौत और चोटों के बाद हालात तब काबू में आते हैं जब शेरिफ हवा में गोली चलाता है। कहानी फिर एक साल बाद के थैंक्सगिविंग के वक्त पर जम करती है। एवन की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई थी और इसने हर तरफ से तवज्जो हासिल कर ली होती है। एक न्यूज रिपोर्टर बताता है कि पिछले साल की सारी अफरा तफरी के बावजूद राइट मार्ट फिर से ब्लैक फ्राइडे सेल के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत से लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनमें मिच भी शामिल है जो उस दिन अपनी बीवी खो बैठता है। ये भी सामने आता है कि थॉमस की फैमिली को जल्दी से पुलिस ने बरी कर दिया था क्योंकि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट करार दिया गया था। थॉमस अब अपनी इमेज सुधारने के लिए चैरिटी का काम कर रहा है लेकिन लोग अब भी उससे नफरत से देखते हैं।
हमें ये भी पता चलता है कि बॉबी को एक ऐसी चोट लगी थी जो उसका करियर खत्म कर गई और उस दिन के बाद उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया। इसके अलावा स्टोर के अंदर जो कैमरास लगाए गए थे वो उस रात अचानक काम करना बंद कर गए, जिससे लोगों को शक हुआ कि इनमें कोई छेड़छाड़ की गई थी। अगली सुबह जब शेरिफ और उसका डिप्यूटी एक लोकल डिनर में होते हैं तो वेट्रेस लिजी उन्हें एक जॉन कार्वर का मास्क देती है। डेप्यूटी उस मास्क को पहनता है और कबूल करता है कि जॉन कार्वर न्यू प्लायमाउथ कॉलोनी का पहला मेयर था और ये यहाँ बहुत मशहूर है, इसलिए हर कोई इस छुट्टी के दौरान उसका मास्क पहनेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीनेजर बच्चे एक लोकल मेले में मजे कर रहे होते हैं। लड़कियां एक सीक्रेट इंस्टाग्राम यूजर के बारे में बात करती हैं जो उन्हें अफरा तफरी के वीडियो टैग करता रहता है। वो वीडियो बार बार रिपोर्ट करने के बावजूद कोई दोबारा अपलोड करके उन्हें टैग कर रहा होता है। जेसिका फिर शेरिफ और अपनी सुतेली मॉम कैथलीन से मिलती है ताकि जॉन कार्वर के घर जा सके, जहां राइट मार्ट के लिए एक एड कैंपेन शूट होने वाली होती है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि किसी ने छुपकर घर को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा एक कुल्हाड़ी जो प्रॉप के तौर पर इस्तेमाल होना था वो भी गायब होता है, क्योंकि ये जगह एक तारीखी यादगार समझी जाती है। उसी दोपहर दोस्तों का ग्रुप लंच के लिए एक डिनर में इकट्ठा होता है। जब वो बात में मसरूफ होते हैं, जेसिका बॉबी को देख लेती है जो दरवाजे से बाहर जा रहा होता है और वो ये बताती है कि उसकी 1 साल से बॉबी से बात नहीं हुई। इसी वक्त सारा ग्रुप एक इंस्टाग्राम पोस्ट में द जॉन कार्वर नाम से टैग होता है जिसमें लिखा होता है कि थैंक्स गिविंग डिनर के लिए टेबल तैयार है, लेकिन वो लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ हमें पता चलता है कि जेसिका ने अभी रायन से डेटिंग शुरू की है। वो बॉबी का इंतजार करते करते थक गई है और अब आगे बढ़ना चाहती है। इस वक्त जेसिका को एक अजीब सी फीलिंग होती है जब वो बाहर एक मास्क पहने हुए शख्स को देखती है जो अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां एक सीक्रेट शख्स अफरा तफरी की वीडियो देख रहा होता है। उसकी नजर लोकल डिनर की वेट्रेस लिजी पर टिक जाती है। रेस्टोरेंट में लिजी अपने घर जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब वो दरवाजे के करीब पहुंचती है तो अचानक एक शख्स जो जॉन कार्वर का मास्क पहना होता है उस पर हमला कर देता है। लिजी अपने गोश्त को चीरते हुए किसी तरह जान बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसके हाथों पर खून लगने की वजह से वो अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाती। जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो पिछले दरवाजे से निकलती है और अपनी गाड़ी में जाने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस कातिल जो बहुत ही बुरा और खौफनाक है उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसका पीछा करता है और लिजी गाड़ी को एक कचरा दान के साथ टकरा देता है जिससे उसका जिस्म 2 हिस्सों में कट जाता है। पता चलता है कि ये वही औरत थी जिसने गलती से शॉपिंग कार्ट के जरिए अमेंडा को मार दिया था। अगली सुबह जब लोग राइट मार्ट स्टोर के बाहर इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि लिजी के जिस्म के नीचे वाला हिस्सा स्टोर की छत पर रखा गया है जो सबको डर और खौफ में डाल देता है। इसी दौरान शेरिफ तहकीकात शुरू करता है और शक करता है कि ये कत्ल पिछले थैंक्सगिविंग राइट मार्ट दंगे से जुड़ा हो सकता है। जब वो और फॉरेंसिक एक्सपर्ट रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कातिल ने जॉन कार्वर का मास्क पहना होता है। दूसरी तरफ स्कूल में एवन घबरा जाता है जब जॉन कार्वर के सीक्रेट अकाउंट से लिजी के कटे हुए जिस्म की तस्वीर पोस्ट होती है और उसमें एवन और उसके दोस्तों को टैग किया जाता है। जेसिका फिर रियलाइज करती है कि उन सब के नाम डिनर टेबल पर लिखे हुए हैं। जेसिका अपने डैड को कॉल करके कत्ल का वाकया और खौफनाक इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में बताती है, लेकिन थॉमस हर्ड इससे नहीं घबराता और कहता है कि ब्लैक फ्राइडे सेल्स अपनी जगह पर होगी जैसे प्लान किया गया है। अगले सीन में शेरिफ ग्रुप को इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है। वो जेसिका से कहता है कि अगर उसके पास कोई सुराग हो तो उसे बताए, लेकिन जेसिका उस वक्त कुछ नहीं कहती। बाहर वो बॉबी से टकरा जाती है जो अपने अंकल की मदद करने के लिए शहर वापस आया होता है। बॉबी ये जाहिर करता है कि जब उसका हाथ टूटा था तो उसने जेसिका को इल्जाम दिया था कि वो उसे स्टोर ले गई थी। इसी वजह से उसने पूरा साल जेसिका से दूरी इख्तियार की थी, लेकिन अब उसे इस बात का अफसोस है। जेसिका फिर एक सीक्रेट शेयर करती है। उसकी सुतेली मॉम कैथलीन ने सिक्योरिटी फुटेज इसलिए डिलीट की थी कि वो लॉ सूट से बच सके, लेकिन उसके डैड के ऑफिस में बैकअप फुटेज अब भी मौजूद है और जेसिका का प्लान है कि वो उसे हासिल करे।
इसी दौरान रायन अचानक वहां आता है और जेसिका के गाल पर एक किस देता है, जो बॉबी को ऑब्वियस तौर पर जलन में डाल देता है। बाद में हमें मैनी दिखाई देता है, जो उस रात का एक सिक्योरिटी गार्ड था। जब अफरा तफरी शुरू हुई थी तो वो फौरन भाग गया था। इस वक्त वो अपना सामान बांध रहा होता है ताकि छुट्टी पर जा सके, क्योंकि शहर में हो रहे अजीब होने वाले कत्ल उसे डरा रहे होते हैं। लेकिन जब वो जाने वाला होता है तो उसे अपनी कोच पर एक जॉन कार्वर का मांस पड़ा मिलता है। ये देखकर वो घबरा जाता है और एक बैट उठाता है ताकि कातिल को धमकाए, लेकिन उसकी धमकियां काम नहीं करती। कातिल उसका सर काट कर उसे मार देता है और इस घटना के गवाह को खत्म करने के बाद चले जाता है। बाद में कातिल मैनी का सर डिनर टेबल पर रख देता है, साथ ही लिजी के जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा भी। अगली सुबह जेसिका हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि कातिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने शिकार की तस्वीर पोस्ट की है, डर के मारे कि शायद अगला शिकार वो हो। जेसिका फौरन अपने डैड के कंप्यूटर से सिक्योरिटी फुटेज हासिल कर लेती है और उसे शेरिफ के हवाले करने का प्लान बनाती है। इस दौरान रायन उसके घर के बाहर दिखाई देता है, जैसे वो उसका पीछा कर रहा हो। इसके बाद हमें लॉनी दिखाई देता है, जो स्कूल का वही लड़का था जिसने अफरा तफरी शुरू की थी। वो जिम में अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। थोड़ी देर बाद लॉनी और उसकी गर्लफ्रेंड एक खामोशी से भरे हुए रूम में जाते हैं। कुछ नया करने की कोशिश करते हुए उसकी गर्लफ्रेंड ट्रैम्पोलिन पे चढ़ जाती है और डांस करने लगती है, लेकिन फिर कातिल लॉनी का गर्दन पीछे से मोड़ देता है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड इस बात से बेखबर होती है। अफसोस, वो भी एक खौफनाक किस्मत का शिकार होती है जब कातिल ट्रैम्पोलिन के नीचे एक चाकू छुपा कर रख लेता है। चाकू उसे कई मर्तबा मार कर खत्म कर देता है। अगले सीन में शेरिफ को कत्ल की खबर मिलती है और वो जवानों को खुद को महफूज रखने की हिदायत देता है। एविन और गैबी फिर अपनी क्लास में जाकर अपने बैकपैक्स लेने जाते हैं, जबकि जेसिका उनका इंतजार कर रही होती है बाहर। लेकिन अफसोस, कातिल वहां आ जाता है और दोनों को बेहोश कर देता है। जेसिका को फिर गैबी से एक मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे बुला रही होती है। जब जेसिका उनके पास जाती है, कातिल वहां आकर उस पर हमला करता है, इसलिए वो भागकर अपनी जान बचाती है। वो साइंस लैब में घुसकर छुप जाती है। जल्द ही कातिल भी उस रूम में आ जाता है ताकि उसे मार सके, जबकि जेसिका मैनीक्विन्स के सरों के बीच छुपी होती है। कातिल आखिरकार जेसिका को ढूंढ लेता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए उसकी आंखें हेयर स्प्रे से धुंधली कर देती है। इसके बाद वो भागकर बाहर निकलती है, जहां शेरिफ और दूसरे लोग उसे शांति देने लगते हैं। वो शेरिफ से भीख मांगती है कि उसके दोस्तों को बचाए, लेकिन कातिल लगता है कि काफी दूर जा चुका है। इस वाक़े के बाद स्कूबा समझता है कि पुलिस से कोई फायदा नहीं, इसलिए उस रात वो जेसिका को एक लोकल ड्रग डीलर के घर ले जाता है ताकि वो गन ले सके। वो कातिल का सामना करना चाहता है और उसे खत्म कर देना चाहता है। दूसरी तरफ यूलिया का फिक्रमंद डैड डिसाइड करता है कि वो उसे कहीं और ले जाएगा। उसने घर के बाहर एक गार्ड को खड़ा किया है और वो अपनी चीजें पैक कर रही होती है, लेकिन हर तरीके की सिक्योरिटी के बावजूद कातिल घर में घुस जाता है। गार्ड और यूलिया के डैड को साइलेंस गन से मार देता है। इस दौरान यूलिया अपने बॉयफ्रेंड स्कूबा के साथ वीडियो कॉल पर होती है। जब ये सब हो रहा होता है, यूलिया के कान में चाकू मारकर कातिल उसका फोन उठाता है और स्कूबा को हाथ लहराता है। स्कूबा को डर होता है कि यूलिया को मार दिया जाएगा, इसलिए वो और जेसिका उसके घर की तरफ भागकर जाते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कातिल उसकी गर्दन पर चाकू रखकर खड़ा होता है। स्कूबा अपनी गन कातिल पर रख देता है, लेकिन जल्द ही समझता है कि सेफ्टी पिन अभी भी लगा है और फिर कातिल यूलिया को एक बस शॉप पर फेंक देता है जो घर के रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, और वो वहीं मर जाती है। अब जबकि इस रहस्यमय शख्स ने काफी लोगों को मार दिया है, पुलिस एक रिस्की प्लान बनाने का फैसला करती है। वो इसे थैंक्सगिविंग परेड के दौरान धोखा देना चाहती है। जेसिका और उसकी फैमिली को चारा बनाकर। कैथलीन पहले थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो इस बात पर राजी हो जाती है क्योंकि यही एक तरीका है इस पागलपन को रोकने का। सीन फिर परेड की तरफ जाता है, जहां जेसिका की फैमिली और स्कूबा ट्रक के पिछले हिस्सों पर नजर आते हैं।
पुलिस हर जगह पे खड़ी होती है ताकि वो कातिल को पकड़ सके। जब वो आएगा वो उम्मीद कर रहे होते हैं कि कातिल अपना क्लासिक जॉन कार्वर का मास्क पहने हुए आएगा, लेकिन चीजें मुश्किल हो जाती हैं जब ना सिर्फ कातिल मास्क पहनता है बल्कि सबको हैरान करते हुए वो खौफनाक क्लाउन बनकर आता है और टर्की मैस्कॉट का सर काट देता है। वो भीड़ में स्मोक बम्स डालकर पूरी माहौल में अफरा तफरी क्रिएट कर देता है। जेसिका की फैमिली और स्कूबा भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कातिल उनके कार में घुसकर उनको बेहोश कर देता है और ले जाता है। बाद में जब कैथलीन आंख खोलती है तो उसे समझ आता है कि कातिल एक अच्छा शेफ है, क्योंकि वो उसे रोस्ट टर्की की तरह तैयार कर रहा होता है। जब वो ओवन चेक करते हुए थोड़ी देर के लिए ध्यान हटा लेता है तो कैथलीन को भागने का मौका मिलता है। ऊपर जाकर वो भागने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए वो दीवार के पीछे छुपकर बैठ जाती है। जबकि कातिल उसे ढूंढ रहा है, सोचता है कि वो वहां नहीं है, इसलिए वो चला जाता है। लेकिन फिर अचानक कातिल अपने गार्डन फॉक्स से दीवार में छेद कर देता है। बदकिस्मती से कातिल आखिरकार उसे पकड़ लेता है और उसे ओवन में डाल देता है, जहां वो जिंदा पककर मर जाती है। थोड़ी देर बाद कातिल कैथलीन की भुनी हुई लाश को डिनर टेबल पर लाता है, जो सबको डर से चीख मारने पर मजबूर कर देता है। जेसिका, उसके डैड, स्कूबा, एविन और गैबी सब अपनी चेयर से बंधे हुए होते हैं और उनको मजबूरन कातिल को देखकर उसकी पागलपन को झेलना पड़ता है। पहले वो एक हैमर उठाता है, अपना इंस्टाग्राम लाइव फीड ऑन करता है और एविन को खून खराबी से मार डालता है। फिर वो कैथलीन के भुने हुए गोश्त का टुकड़ा थॉमस को खिलाने की कोशिश करता है। जब ये सब हो रहा होता है, जेसिका अपने आप को एक खास अंगूठी के जरिए जो उसे लोकल ड्रग डीलर से मिली थी, अपने आप को आजाद करती है। फिर वो इस अंगूठी को छुपकर स्कूबा को दे देती है, जो आखिरकार अपने आप को भी आजाद कर लेता है और दोनों मिलकर कातिल को मारकर डिनर टेबल से दूर कर देते हैं। कुछ टनल से भागकर वो जॉन कार्वर के घर पहुंच जाते हैं और स्कूबा का हाथ कुल्हाड़े से काट देता है, जबकि जेसिका पहले ही बैक डोर से भाग चुकी होती है और फिर कातिल उसका पीछा करता है, जबकि स्कूबा जख्मी होकर पीछे रह जाता है। जेसिका जंगल के रास्ते भागती है और आखिरकार शहर के सेंटर पहुंचती है, जहां शेरिफ सड़क के बीच बेहोश पड़ा होता है। जब वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है, अचानक उसे जॉन कार्वर का मास्क पहनने वाला शख्स नजर आता है, जो एक करीबी वेयरहाउस में घुस रहा होता है। जेसिका समझती है कि ये कातिल है, इसलिए वो शेरिफ की बंदूक उठाती है और अंदर चली जाती है। उसे वहां जाकर हैरानी होती है जब वो देखती है कि ये शख्स बॉबी है। बस फिर शेरिफ दौड़ता हुआ आता है और उसे कहता है कि वहां से निकल जाए। उसके बाद अंदर से 3 गोली की आवाज आती है और शेरिफ कहता है कि उसने बॉबी पर गोली चलाई थी, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद पुलिस आती है और जेसिका को बताती है कि उसके दोस्त और डैड को बचाया जा चुका है। जब पुलिस चली जाती है, शेरिफ वादा करता है कि वो बॉबी को ढूंढकर पकड़ लेगा, लेकिन इस वक्त जेसिका अचानक उसके जूतों पर कांपते हुए पत्ते देखती है। ये वही पौधे हैं जो उसने जंगल में भागते वक्त देखे थे। इससे उसे समझ आता है कि कातिल और कोई नहीं बल्कि शेरिफ खुद है। अब शेरिफ को मालूम होता है कि उसकी पोल खुल गई है, इसलिए वो पूरी कहानी बयान करने का फैसला करता है। शेरिफ बताता है कि अपनी बीवी की मौत के बाद उसने अमेंडा के साथ अफेयर शुरू कर लिया था। उसने शेरिफ को बहुत खुश कर दिया और उसके डिप्रेशन से निकलने में मदद की। अमेंडा उसके बच्चे से प्रेग्नेंट थी और मिच से तलाक लेने का प्लान बना रही थी, लेकिन उनका प्रॉमिसिंग फ्यूचर उस खतरनाक रात को राइट मार्ट स्टोर पर अचानक खत्म हो गया था। बदला लेने के जज्बे से भरे हुए शेरिफ ने फिर हर उस शख्स को मारने का प्लान बनाया जो अमेंडा की मौत का जिम्मेदार था। वो ये भी बताता है कि वो बॉबी को कातिल बनाने का प्लान बना रहा था, लेकिन बॉबी ने उसको सर पर मार दिया और भाग गया, जिसके बाद वो सड़क पर बेहोश हो गया था। जब शेरिफ अपनी कन्फेशंस कंटिन्यू करता है, जेसिका ये बताती है कि वो अपने फोन से सब कुछ लाइव स्ट्रीम कर रही है। शेरिफ फिर उसको बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉबी वक्त पर आता है और उसे बचाता है। दोनों वेयरहाउस के अंदर भागकर छुप जाते हैं, जबकि शेरिफ अपने क्लासिक कुल्हाड़े के साथ उनका पीछा करता है। जेसिका फिर उसका ध्यान भटकाती है एक चीज दूसरे रास्ते पर फेंककर। उसके बाद वो गैस सिलेंडर को ऑन करती है, फिर एक बड़ा बैलून फूलने लगता है
जो कि जलने लायक है। वो जल्दी से करीबी कार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो चलने लगती है, शेरिफ कार का केबल एक बिल्डिंग के पोल से जोड़ लेता है, जिससे कार रुक जाती है। और जब शेरिफ उनके करीब आता है, जेसिका अपना आखिरी मूव करने का फैसला करती है। वो एक मेकशिफ्ट गन का यूज करती है और बैलून पर गोली चलाती है। इससे इतना बड़ा धमाका होता है कि शेरिफ उड़कर दूर चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद बॉबी को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। जेसिका रायन, गैबी और स्कूबा के साथ मिलती है। मूवी के आखिर में हमें पता चलता है कि अथॉरिटीज को शेरिफ की बॉडी नहीं मिलती, जिससे उनको लगता है कि वो धमाके में जलकर खत्म हो गया था और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।